कंटिन्यूस लेक्चर्स आपके चल रहे हैं। शायद अब आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग भी हो गया हो, बट एनी हो, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट HMP shunt, hexose monophosphate shunt, or other name is pentose phosphate pathway PPP। हमने अब तक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किया, ग्लाइकोलिसिस, देन ग्लूकोनेओजेनेसिस। अगर ग्लूकोज हमें रिक्वायर्ड होगा तो कैसे बनेगा, उसके अलावा टीसी साइकिल के एनर्जी प्रोडक्शन में टीसी साइकिल का रोल होगा, देन ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन के। हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लाइकोलिसिस, extra glucose will be stored in the form of glycogen, and then we required any energy, then this glycogen would be degraded into glucose, and if there is no more glycogen then gluconeogenesis। ये सारा मेडिसिन रिलेटेड टू ग्लूकोज था। नाउ व्हाट इज दिस HMP शंट, ये क्या होगा? दैट इज अनदर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बहुत अबंडेंट मौजूद है, we don't need any glycolysis or any other metabolism, then there is HMP shunt. What are our objectives? Simple: to understand function of pentose phosphate pathway PPP for the production of NADPH and then ribose. NADPH has so many functions, we will discuss in our next lecture, and that this ribose will be used in the synthesis of nucleic acids, DNA and RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वहाँ पे जो राइबोस पार्ट है वो इस HMP पाथवे से आएगा। इंपॉर्टेंस क्या होगी NADPH की डिफरेंट सेल्स में, अगेन द साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स वो भी हम देखेंगे, और उसके अलावा इससे रिलेटेड क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ हम करेंगे। टुडे वी विल ओनली डिस्कस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोस, कि ये HMP पाथवे में दोनों बनते कैसे हैं। Now, if we are talking about this glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate will be formed from the glucose, then from glycogen, glucose 1-phosphate and glucose 6-phosphate, or simply from glucose to glucose 6-phosphate by hexokinase and glucokinase। अब ये ग्लूकोकाइन जो ग्लूकोज 6-phosphate है, ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना सकता है? मेन वे दैट इज ग्लाइकोलिसिस फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, पायरोवेट में कन्वर्ट होगा, पायरोवेट से आगे टीसी साइकिल, एंड अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दिस पायरोवेट would be converted into lactate in anaerobic glycolysis। that is the mainstream, मेन पार्ट यही बनेगा। जब भी ग्लूकोज 6-phosphate का लेवल ज़्यादा होगा तो ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस पायरोवेट और लैक्टेट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ओके, सेकंड वे, इफ यू डोंट नीड एनी एनर्जी, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ATP NADH रिक्वायर्ड नहीं है, देन दिस ग्लूकोज 6-phosphate से क्या बनेगा? ग्लाइकोजन बन सकती है रिवर्स डायरेक्शन में जाके, और ग्लूकोज 6-phosphate से हमें ग्लूकोनेओजेनेसिस के थ्रू अगेन ग्लूकोज मिल सकता है। दैट वुड हैपन इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू, किडनी, नॉट एडिपोज टिश्यू, लीवर एंड किडनी। ग्लूकोज 6-phosphate एंजाइम है तो वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज मेंटेन किया जाएगा। ओके, इफ देयर इज मच मोर अबंडेंस ऑफ ग्लूकोज 6-phosphate that should be encoded in these two processes, then there would happen pentose phosphate pathway. Glucose 6-phosphate will be used for the production of ribose and NADPH. Keep in mind it is NADPH not NADH, दोनों में डिफरेंस है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेटेड डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फास्फोराइलेटेड फॉर्म है NADPH, it is not NADH, and production of ribose, यही एक पाथवे है पेंटोस फास्फेट पाथवे, जहाँ पे राइबोस जो हम डाइट में लेते हैं वो यूज हो सकती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, जो हम देखेंगे अभी। मेन फंक्शंस ऑफ HMP shunt, hexose monophosphate shunt or pentose phosphate pathway is the production of NADPH and then ribose 5-phosphate, यही दो हैं। HMP shunt is a cytosolic process, ये साइटोसोल में होगा सारे का सारा, एक्सेप्ट इन द सेल्स ऑफ मसल्स एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स, वहाँ पे HMP पाथवे नहीं है, अदरवाइज बाकी सारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस चलेगा।
इफ़ यू हैव मॉडरेट ग्लूकोज फ्लक्स, रूटीन में जितना ग्लूकोज आ रहा है हमने डाइट में लिया तो सारे के सारा क्या करेगा, थ्रू ग्लाइकोलिसिस टू एनर्जी प्रोडक्शन, ये तो मेन पार्ट है. बट इफ वी हैड मच मोर ग्लूकोज देन व्हाट वुड हैपन, सिंपली देन देयर स्टार्ट्स द पेंटोज फास्फेट पाथवे. ये बाई प्रोडक्ट है. मेन पाथवे हमारा वही रहेगा जो हम मेटाबॉलिज्म अब तक कर चुके हैं, लेकिन अगर ग्लूकोज उससे ज़्यादा आ रहा है तो देन पेंटोज फास्फेट पाथवे भी स्टार्ट हो जाएगा. Well, this is the whole pathway. Looking difficult? Well, it's not much difficult, it's quite easy. Starting from glucose 6-phosphate to the production of fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. ये सारा HMP शंट में आएगा. Green part is oxidative part. यहाँ पे oxidation reduction होगी. While this yellow part is non-oxidative part. यहाँ पे oxidation reduction नहीं है. Here is the interconversion of different sugars. Different sugars बनती हैं, उनके आपस में reactions है और interconversions है. 3 कार्बन to 7 कार्बन sugars बनेंगी और ultimately fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate में convert हो जाएंगी. So we can divide HMP shunt into two parts, oxidative and non-oxidative. एग्जाम में क्वेश्चंस दोनों तरह से आता है, कंप्लीट पाथवे और ओनली द ऑक्सीडेटिव पाथवे और ओनली द नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे. सो देयर आर 3 क्वेश्चंस, कंप्लीट पाथवे, ऑक्सीडेटिव पाथवे एंड नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे. ऑक्सीडेटिव पाथवे में सिर्फ 3 रिएक्शंस, नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में मल्टीपल रिएक्शंस for the interconversion of different sugars. Now you can see in the oxidative pathway which consists of 3 reactions. इन 3 reactions में यहाँ 2 NADPH plus H positive बनते हैं. First reaction and then third reaction. And this the very first reaction, glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme G6PD. Enzyme, it is a committed step, rate limiting step and regulatory step. G6PD ही committed enzyme है, regulatory enzyme है और rate limiting step है. ये सारी रेगुलेशन भी इसी enzyme पे होनी है. फर्स्ट वे, अगर ये ग्लूकोज 6-phosphate वाला रिएक्शन होगा तो ये committed step भी होगा, इससे 6-phosphogluconolactone बनना है और उससे आगे HMP शंट ही चलेगी. Well, these 2 pathways can occur independently. All the cells in which we require much more NADPH than these sugars, तो वहाँ पे ये वाला पोर्शन ज़्यादा होगा. इन कंट्रास्ट जहाँ पे हमें राइबोज ज़्यादा चाहिए या हमें शुगर ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव के बजाय नॉन ऑक्सीडेटिव वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. ये दोनों इंडिपेंडेंट भी चल सकते हैं. Well, this diagram is from Lippincott with the structures and the products. Starting from 6-phospho, glucose 6-phosphate, production of 2 NADPH in the first oxidative pathway. This one, यहाँ पे first और second reaction को combine किया गया हुआ है, लहदा से show नहीं किया गया हुआ. First reaction, second reaction, third reaction, there are production of 2 molecules of NADPH. Then there is non-oxidative pathway for the production of different sugars which would be utilized in the glycolysis. ये सारी की सारी जो sugars बनती हैं ये glycolysis में use हो सकती हैं. Or this ribose 5-phosphate which is utilized for the production of nucleic acids, DNA and RNA. Conversely, in this non-oxidative pathway, dietary xylulose 5-phosphate, ribose 5-phosphate can be incorporated through HMP shunt, or these sugars are utilized in HMP shunt. ये दोनों बाई डायरेक्शनल जा सकते हैं. अगर डाइट में ये प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हम इसे रिवर्स डायरेक्शन में जाके भी ये इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं और राइबोस 5-phosphate की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है. और
अगर हमारी डाइट में राइबोस 5 फास्फेट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में डायरेक्टली चला जाएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं। ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस हैं ये वाले। ऑक्सीडेटिव आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जो फर्स्ट 3 रिएक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल हैं, बाकी सारे बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। वेल, oxidative pathway. First reaction, glucose 6 phosphate to ultimate production of phosphogluconate with the production of NADPH plus H positive. Keep in mind, one glucose 6 phosphate can give us 2 molecules of NADPH2. I repeat, 1 molecule of glucose 6 phosphate can give us 2 molecules of NADPH2. और यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं इस लेक्चर के एंड में या नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। NADPH2 हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? जस्ट लाइक NADH plus H positive would give us 3 ATPs. How much ATP will produce this NADPH? NADPH हमें कितनी एनर्जी देगा? At the end of lecture or the next lecture, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि NADPH plus H positive हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। Point to remember is that 1 glucose 6 phosphate can give us 2 molecules of NADPH2. Now coming towards individual reactions. First reaction, glucose 6 phosphate having a phosphate group at the carbon number 6 will be converted into 6-phosphogluconolactone. There is a little bit changes here at this carbon number 1 with the reduction of this NADP positive to NADPH plus H positive. इस रिएक्शन में हुआ क्या? ग्लूकोज 6 फास्फेट था, ग्लूकोज 6 फास्फेट के कार्बन नंबर 1 से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए गए, रिमेनिंग सेक्शन उन्होंने 6-phosphogluconolactone and then there is a reduction of NADP to NADPH2. Glucose 6 phosphate dehydrogenase, or simply we can say that J6PD. It is also known as J6PD. और यही रिएक्शन है जिसकी जेनेटिक टेस्टिंग सबसे ज़्यादा अवेलेबल है और न्यूबॉर्न बेबीज़ में बहुत ज़्यादा इसकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन, सिक्स phosphogluconolactone by the enzyme lactonase with the addition of water molecule will be converted into 6-phosphogluconate. I repeat, 6-phosphogluconolactone will be converted into 6-phosphogluconate by the enzyme lactonase with the addition of water molecule. रिंग स्ट्रक्चर ओपन भी हुआ है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया गया है तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आई है। 6-phosphogluconate इज द प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई भी NADPH की प्रोडक्शन नहीं है। इट इज इजीली रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इरिवर्सिबल है और थर्ड रिएक्शन सिक्स phosphogluconate to ribulose 5-phosphate with the production of second NADPH2, 6-phosphogluconate dehydrogenase enzyme. ये एंजाइम आएगा और 6-phosphogluconate को रिबुलोज 5-phosphate में कन्वर्ट कर देगा विद द रिमूवल ऑफ 1 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो 6 कार्बन कंपाउंड था, अभी तक 6 कार्बन ही आ रहा था। 6 कार्बन कंपाउंड से एक जो मॉलिक्यूल है कार्बन नंबर 1 that would be removed in the form of carbon dioxide and the remaining is a 5 carbon sugar. It is a keto sugar having a ketone group, so that's why it is known as ribulose 5-phosphate. पेंटोज फास्फेट पाथवे इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 कार्बन शुगर बनती है और आगे जितने रिएक्शंस हैं वो सारे 5 कार्बन के थ्रू ही चलेंगे विद द लिबरेशन और रिमूवल ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड।
So glucose 6-phosphate, 6-phosphogluconolactone, then 6-phosphogluconate, and ultimately production of ribulose 5-phosphate with the production of NADPH. These three reactions are oxidative pathway of the HMP shunt. ये ऑक्सीडेटिव पाथवे में आएंगे और यहाँ पे NADPH की प्रोडक्शन हो गई है। इससे आगे सारे के सारे रिएक्शंस रिबुलोस 5-phosphate से चलने हैं विद, और वहाँ पे NADPH की प्रोडक्शन नहीं होगी। ओनली दिस 3 रिएक्शंस यहाँ पे हुई। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रिबुलोस 5-phosphate। जो ये वाली प्रोडक्शन बन गई, ये 5 कार्बन शुगर बनी है। अब इसी से आगे रिएक्शंस कंटिन्यू करने हैं। अगेन फ्रॉम लिपनकोट डायग्राम, this ribulose 5-phosphate can be converted into 2 5-carbon sugars। ये कैसे बनती हैं इसे हम इंडिविजुअली भी देख लेंगे और उनकी आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होगी। वेरी सिंपल। Another schematic diagram of the same thing, ribulose 5-phosphate, ribulose 5-phosphate से हमारे पास डिफरेंट शुगर्स बनेगी, उनके आपस में इंटर कन्वर्जन्स हैं और इंटर कन्वर्जन के बाद अल्टीमेटली हमारे पास फ्रुक्टोज एंड देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate ये बनेंगे। अगर नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे की बात आती है तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है। एंड कीप इन माइंड, यू डोंट नीड टू मेंशन फार्मूलाज, स्ट्रक्चर फार्मूलाज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये कैसे कन्वर्ट होगी और वो प्रोडक्ट्स कैसे बनती हैं। Up till now, any question? Okay. First reaction of non-oxidative pathway. Ribulose 5-phosphate will be converted into 2 forms. Ribulose phosphate can either be converted into ribose 5-phosphate or xylulose 5-phosphate. ये दोनों में कन्वर्ट हो सकती है। Ribulose 5-phosphate would be converted to ribose 5-phosphate by the isomerase enzyme, that is keto sugar, and ribose 5-phosphate is aldo sugar, aldo keto isomerism. So the enzyme is ribulose 5-phosphate isomerase, aldo keto isomerism. Keto sugar थी, aldo sugar में convert हुई है, so enzyme is isomerase. Or this ribulose 5-phosphate can be converted into another keto sugar that is known as xylulose 5-phosphate by the epimerase enzyme. दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों शुगर्स में? Ribulose 5-phosphate and xylulose 5-phosphate both are keto sugars having a ketone group C-O here, but this epimerase, ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स हैं। चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ 1 कार्बन ओनली। किस कार्बन में चेंज आ रही है? नो, सी हियर, कार्बन नंबर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन राइट साइड, कार्बन नंबर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड। ये इतना सा चेंज आया है बाय द एंजाइम एपीमेरेज, जिसने एपीमर्स बनाए हैं। रिबुलोज 5-phosphate, xylulose 5-phosphate, epimerase enzyme are ribulose 5-phosphate to ribose 5-phosphate by the isomerase enzyme. Isomerase aldo keto isomers, epimerase change in orientation around 1 carbon only. और ये दोनों प्रोडक्ट्स राइबोस से बन सकती हैं। बोथ आर 5 कार्बन्स, नथिंग हैपन्स, जस्ट स्ट्रक्चर में चेंज आई है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इज बिटवीन दिस राइबोस 5-phosphate एंड xylulose 5-phosphate। जो दोनों बनी वहां पे, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी। बोथ आर 5 कार्बन शुगर्स एंड वुड फॉर्म 1 pseudoheptalose 7-phosphate and glyceraldehyde
3 फास्फेट। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, दो 5 कार्बन शुगर्स थी, राइबोस 5 फास्फेट एंड ज़ाइलोलोज 5 फास्फेट आपस में रिएक्ट करेंगी बाय द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज and there is shifting of 2 carbons from the xylulose 5 phosphate to ribose 5 phosphate। जब ये 2 कार्बन शिफ्टिंग होगी तो उस वक्त क्या बनेगा, जब ये प्रोडक्ट है ये रह जाएगी 3 कार्बन, और ये दो कार्बन जब इसमें राइबोज में एडअप होंगे तो डेट वुड फॉर्म सीडोहेप्टलोज 7 फास्फेट ए 7 कार्बन शुगर। आई रिपीट, दो 5 कार्बन शुगर्स ने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद एक 3 कार्बन शुगर बन गई और दूसरी 7 कार्बन शुगर बन गई। टोटल नंबर सेम है, जस्ट बट प्रोडक्ट्स डिफरेंट क्यों हैं, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ दिस 2 कार्बन्स बाय द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स ने यहाँ से 2 कार्बन को शिफ्ट किया राइबोस पे एंड फॉर्म सीडोहेप्टलोज 7 फास्फेट, एंड देन दैट सीडोहेप्टलोज 7 फास्फेट along with production of glyceraldehyde 3 phosphate। ये दो प्रोडक्ट्स बन गई, वन 7 कार्बन अदर इज 3 कार्बन। इनके नाम भी शो कर रहे हैं, सीडोहेप्टलोज 7 फास्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। जस्ट रिमेंबर द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। नेक्स्ट रिएक्शन, सीडोहेप्टलोज 7 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate both react with each other, one 7 carbon sugar other is 3 carbon sugar by the enzyme transaldolase, and this transaldolase enzymes would shift 3 carbon from this pseudohaptolose to glyceraldehyde 3 phosphate। पिछले रिएक्शंस में यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 कार्बन शिफ्टिंग थी, ट्रांसएल्डोल एंजाइम्स वुड शिफ्ट 3 कार्बन फ्रॉम सीडोहेप्टोलोज। अगर इस सीडोहेप्टोलोज से 3 कार्बन रिमूव कर दिए जाएंगे तो रेस्ट इज ओनली 4 कार्बन एंड दैट इज नोन एज एरिथ्रोज 4 फास्फेट, and with the addition of 3 carbons to glycerol 3 phosphate that would become fructose 6 phosphate। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में जब 3 कार्बन ऐड होंगे तो ये 6 कार्बन शुगर बन जाएगी, डेट इज नोन एज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और सीडोहेप्टोलोज से 3 कार्बन रिमूव किए जाएंगे तो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज एरिथ्रोज 4 फास्फेट। अप टिल नाउ अगर हम यहाँ दोबारा आ जाएं इसी डायग्राम पे तो ये वाला पोर्शन हम कर चुके हैं, रिबोलोज 5 फास्फेट से राइबोस 5 फास्फेट ज़ाइलोलोज 5 फास्फेट, इनका आपस में रिएक्शन शिफ्टिंग ऑफ 2 कार्बन्स हियर 7 carbon sugar 3 carbon sugar, then they both react with each other to form a 4 carbon sugar and 6 carbon sugar। यहाँ से 3 कार्बन रिमूव किए जाएंगे और इसे दे दिए जाएंगे, सो दिस प्रोडक्ट इज एरिथ्रोज 4 फास्फेट एंड देन फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ये इंटर कन्वर्जन चल रही है शुगर्स की। नो द लास्ट वन, एरिथ्रोज 4 phosphate produced in the previous reaction would react with xylulose 5 phosphate। Now keep in mind this is xylulose 5 phosphate is from the initial reactions। एक 5 कार्बन शुगर reacts with 4 कार्बन sugar by the enzymes transketolase with the shifting of 2 carbon atoms would form fructose 6 phosphate and again glyceraldehyde 3 phosphate। ट्रांसकेटोलेज ने क्या किया, ज़ाइलोलोज 5 फास्फेट से 2 कार्बन लिए और उससे एरिथ्रोज 4 फास्फेट को दे दिए, ये 4 कार्बन शुगर 6 कार्बन में कन्वर्ट होगी फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और जो 5 कार्बन थी वो 3 कार्बन में कन्वर्ट होगी, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। सो दैट इज ऑल अबाउट द नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ HMP शंट, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। इन नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस देयर इज इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट शुगर्स ओनली। जो डिफरेंट शुगर्स थी उनकी इंटर कन्वर्जन है आपस में, और इंटर कन्वर्जन से अल्टीमेटली जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं दैट इज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट अलॉन्ग विद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट।
Again the same diagram. No, I think so it would not be left so complicated. अगर ये पहले complicated नजर आ रही थी तो अब इतनी complicated नहीं रही होगी. Starting from ribulose 5-phosphate, isomerase to ribose 5-phosphate or xylulose by epimerase enzyme. Then transketolase enzyme, shifting of 2 carbon from 5 carbon sugar to 5 carbon sugar, a 7 carbon, a 3 carbon. Transaldolase enzyme, shifting of 3 carbons from pseudoheptulose to glyceraldehyde 3-phosphate to form fructose 6-phosphate, a 6 carbon and 4 carbon. Keep in mind total carbon numbers are 10. ये 10 ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे. In the next reaction, this erythrose 4-phosphate reacts with xylulose 5-phosphate. ये xylulose 5-phosphate कौन सी है? ये इनिशियल वाली है, यही वाली है. Xylulose 5 carbon, 4 carbon 9. So there is product of 9 carbons. Fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. And these products can be utilized in glycolytic pathway. ये सारी की सारी glycolysis में use हो जाएंगी. While this ribose 5-phosphate would be used for the synthesis of DNA and RNA. Well, this diagram is from Harper. Harper diagram is much more elaborated and excellent one. एग्जाम में हार्पर डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे डोंट वरी, जस्ट रिमेंबर द Lippincott. Harper said that instead of on single glucose 6-phosphate, there is interconversion of 3 molecules of glucose 6-phosphate at a time. ग्लूकोज 6-phosphate का एक मॉलिक्यूल नहीं आएगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे HMP शंट में आते हैं और HMP शंट में आने के बाद ऑक्सीडेटिव पाथवे में 2 NADPH मॉलिक्यूल देते हैं and with the removal of 1 carbon rest of the sugars are 5 carbon. So there is production of 3 ribulose 5-phosphate. एक xylulose 5-phosphate में, दूसरी ribose 5-phosphate और तीसरी फिर xylulose 5-phosphate में कन्वर्ट होती है और उसके बाद ये इंटरकन्वर्जन चलती है सारी की सारी. मुश्किल हो गई है डायग्राम? जी सर. uh, 119. Okay. Well, initial part of the Lippincott diagram. 6-phosphate, 6-phosphogluconate, and then ribulose 5-phosphate. By the enzyme G6PD, 6-phosphogluconate dehydrogenase enzyme to ribulose 5-phosphate with the removal of this carbon dioxide. So 3 ribulose 5-phosphate by the epimerase and isomerase enzymes convert into xylulose 5-phosphate, ribose 5-phosphate and then xylulose 5-phosphate. ये वही रिएक्शन है जो इनिशियली हमने की है. तो 5 कार्बन शुगर्स, 3 कार्बन शुगर, 7 कार्बन शुगर. Transaldolase, 6 carbon sugar and 4 carbon sugar. Fructose 6-phosphate by the isomerase enzymes will be converted into glucose 6-phosphate जो हम ग्लाइकोलाइसिस में यूज करते हैं. और this erythrose 4-phosphate 4 carbon sugar reacts with this the third one xylulose 5-phosphate by the transketolase enzyme and converted into 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Again ये जो fructose 6-phosphate बना ये glucose 6-phosphate बना देगा by isomerase enzymes. This glyceraldehyde 3-phosphate can form half fructose 1,6-bisphosphate, half fructose 6-phosphate and half glucose. So according to Harper, from HMP shunt, hexose monophosphate shunt, there is net production of 2.5 glucose 6-phosphate.
there is production of 2 glucose 6 phosphate and 1 glyceraldehyde 3 phosphate 3 कार्बन शुगर, दो 6 कार्बन शुगर्स बनेंगी और एक 3 कार्बन शुगर बनेगी, टोटल 15। वाई? क्योंकि जो हमारे रिएक्टेंट से उनमें टोटल 15 कार्बन से। सो फॉर द गुड स्टूडेंट्स, यू मस्ट गो थ्रू हार्पर डायग्राम्स एंड हार्पर चैप्टर। दोनों ठीक है, लिपनकोट वाला भी और हार्पर वाला भी। हार्पर वाले ने उसे एलेबोरेट थोड़ा डिफरेंट वे में की है लिपनकोट से। दोनों अपने अपनी जगह ठीक हैं। यू मे फॉलो एनी वन ऑफ दीज। आप दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। अनदर व्यू ऑफ द सेम थिंग, डिफरेंट वेज में है। आपको जैसे इजी लगता है, जो पसंद आता है, आप उस तरीके से इसे कर सकते हो। कीप इन माइंड, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम रिक्वायर्स थायमीन पायरोफॉस्फेट एज कोएंजाइम, while trans-aldolase doesn't need any। ट्रांस-एल्डोलेज को कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रांसकीटोलेज को थायमीन पायरोफॉस्फेट कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड है। थायमीन पायरोफॉस्फेट हम विटामिन B1 थायमीन से आएगा, और ये वही कोएंजाइम्स है जो और बहुत सारी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स को रिक्वायर्ड होता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स, alpha ketoglutarate dehydrogenase enzymes also requires this TPP, thiamine pyrophosphate, उन्हें भी रिक्वायर्ड है, और ट्रांस कीटोलेज को भी ये कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड होता है। सर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को भी, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को भी सर, वो जो पहला इसका पार्ट होता है पीडीएचसी का। यस यस, पायरुवेट E1 कंपोनेंट ऑफ द पीडीएच कॉम्प्लेक्स। एक्सीलेंट, गुड। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज वहाँ पे भी टीपीपी रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा अल्फा कीटोग्लूटारेट और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, वहाँ पे भी ये रिक्वायर्ड होता है। देन ब्रांच चेन अमीनो एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड, वहाँ पे भी ये टीपीपी रिक्वायर्ड होगा। सो दीज आर डिफरेंट एंजाइम्स विच रिक्वायर टीपीपी इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम। ये सारे एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है कि टीपीपी किस किस एंजाइम का कोएंजाइम काम करता है। Transketolase and transcellulose links back to glycolysis with the production of glyceraldehyde 3 phosphate and then fructose 6 phosphate. There would be production of 2 fructose 6 phosphate and 1 glyceraldehyde 3 phosphate. So net result is 3 5 carbon sugars will form 1 6 carbon 2 6 carbon sugars and 1 3 carbon sugars. And the function is again production of NADPH and ribose 5 phosphate. So again my question, NADPH2 हमें कितने ATPs प्रोवाइड करता है? Anyone student? 4 ATP. 4 हाँ? ATPs. 4. Any other? Any other? 2.5. 2.5 ATPs. Yes, excellent. Any other guess? Sir, 3 ATPs. 3 ATPs. 3 ATPs. So well, thank you. So up to now we have three answers: 4 ATPs, 3 ATPs, and then 2.5 ATPs. Would anyone like to give another answer? इसके अलावा कोई और guess करना चाहेगा?
No one? From 129. Okay. Okay, keep in mind, NADPH plus H positive won't give us any energy. I repeat, NADPH won't give us any energy. NADPH हमें ATPs provide नहीं करते. I repeat, NADPH plus H positive does not give us any ATP. ये हमें ATP प्रोवाइड नहीं करता. इसके और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. रिएक्टिव बायोसिंथेसिस है, डिटॉक्सिफिकेशन है, बट it is not involved directly into ATP production. So please don't answer in your exam that NADPH2 give us 4, 3 or 2.5 ATPs. ये नहीं देता. NADH plus H positive can give us 3 ATPs or 2.5 ATPs. According to Lippincott, it's 3 ATPs and Harper 2.5 ATPs. And actually it is 2.56 ATPs. वो ज़्यादा बेहतर है. But this NADPH2 is not involved in ATP production directly. ये ATP production में involved नहीं होता. इसके बहुत सारे functions हैं जो हम next lecture में करेंगे. So if again I ask how many ATPs will be produced from NADPH2, so your answer must be, अब क्या आंसर होना चाहिए? 0 or not. It is not directly involved in ATP production. Simple that. ये ATP production में नहीं आएगा. इसके क्या functions हैं वो हम अभी देखेंगे. Just remember this. Yes. Uses of NADPH are functions of NADPH. ये as it is इसी तरह एग्जाम में भी आता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसका NADPH के यूजेस वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके मेटाबॉलिज्म में NADPH2 बहुत जगह पे यूज हुआ होगा. इफ़ यू हैव स्टडीड लिपिड मेटाबॉलिज्म, अगर कर चुके हो तो वहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस में ये NADPH यूज होता है. दैट इज रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच नीड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो वहाँ पर ये रिडक्टिव इंग्रेडिएंट्स देते हैं NADPH फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड सो मेनी अदर मेटाबोलाइट्स. स्टीरॉयड हार्मोन्स में भी NADPH यूज होगा. Then this NADPH is used for the reduction of hydrogen peroxide, H2O2, a highly destructive agent, hydrogen peroxide, which can damage the membranes, और ये इसको reduce कर देता है. NADPH2 कैसे करता है वो हम next lecture में करेंगे. Then it is also involved in the activation of cytochrome P450 monooxygenase system for the detoxification reactions. Cytochrome P450 monooxygenase enzyme system is involved in the detoxification reactions and then synthetic reactions. Steroid hormone synthesis भी इसी के थ्रू होती है. Its another function is phagocytosis by white blood cells. It facilitates the white blood cells to phagocytose the bacteria and other invading organisms. And the last one, it is involved in the synthesis of nitric oxide. Nitric oxide is a neurotransmitter and second messenger system. So just remember these 5 functions. Easy है, मुश्किल तो नहीं है ये. आपने जस्ट 5 हेडिंग्स याद करनी है. Reductive biosynthesis, detoxification, activation of cytochrome P450 system, facilitates phagocytosis by white WBCs, and then synthesis of nitric oxide. इन्हीं 5 को हम elaborated फॉर्म में नेक्स्ट टाइम देखेंगे. और इसके साथ अगर पहला एंजाइम्स डेफिसिट हो जाए तो फिर क्या होगा. सिंथेसिस में फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूक्लियोटाइड एंड सर्टेन अमीनो एसिड सिंथेसिस. डिटॉक्सिफिकेशन में ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में लेके आएगा, H2O2 की डिटॉक्सिफिकेशन एंड देन साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम. So I think so it's
sufficient for today. सर मसल्स में ये पाथवे क्यों नहीं होता? मसल्स में ये पाथवे क्यों नहीं होता, जो मैंने कोशिश की थी देखने की, उसमें शायद वहाँ पे एचएमपी जो ये एनएडीपीएच की प्रोडक्शन है वो ज़रूरी नहीं है। एनएडीपीएच हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है जहाँ पे सिंथेसिस होनी है फैटी एसिड्स की, लिपिड्स की। तो ये रीनल मेडुला में उसमें कॉर्टेक्स जो एंडोनोकॉर्टिकल हार्मोन्स उनकी प्रोडक्शन में यूज़ होता है, या वो सारे लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में है, लिवर में है जहाँ पे फैटी एसिड्स की या लिपिड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। मसल्स में ये सारा प्रोसेस नहीं है इतना, सो मे बी इस वजह से हो। अदरवाइज इसका आंसर मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मसल्स में क्यों नहीं होता, और आप भी देखिएगा। इस सारे पाथवे के लिए जो सा आपको इजी लगता है स्कीमेटिक डायग्राम आप वो कर सकते हो, नॉट नेसेसरली कि आप ये डायग्राम करो, ये वाली या हार्पर वाली, जो आपको इजी लगती है आप वो वाली डायग्राम को फॉलो कर सकते हो। Any question regarding this diagram? सर जिन सेल्स में ये इंडिपेंडेंटली होगा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, Yes. उनमें राइबोलोज 5 फास्फेट किधर जाएगा? राइबोलोज 5 फास्फेट बनेगा और उसके बाद ये राइबोज 5 फास्फेट में या तो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस वाले साइड में चला जाएगा मोस्टली, और ये इसी साइड पे ही चला जाएगा, ये वाला रिएक्शन राइबोज फास्फेट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडली जहाँ पे ये सिर्फ NADPH वाले पोर्शन ज़्यादा है वहाँ पे ये वाला शायद इतना ना हो। मीन्स क्या है कि ये रिएक्शन ज़्यादा होंगे, ये वाला आगे जो इंटरकन्वर्जन वाली रिएक्शन है ये कम होंगे। राइबोज 5 फास्फेट माइट भी पॉसिबल कि यहीं पे स्टक हो जाए जहाँ तक हमें फर्दर की ज़रूरत नहीं है, और इट कैन कन्वर्ट इनटू राइबोज और ज़ाइलोलोज 5 फास्फेट। मोस्टली ये कि राइबोज जो है रिबोलोज ये राइबोज में कन्वर्ट होगा और राइबोज से आगे RNA DNA सिंथेसिस वाली साइड पर चला जाएगा। तो सारे सेल्स जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होनी है वहाँ पे NADPH2 की प्रोडक्शन, ये वाले ऑक्सीडेटिव पाथवे रिएक्शन ज़्यादा होंगे। मीनवाइल सारे इन सेल्स जहाँ पे लिपिड्स के सिंथेसिस होनी है, कोलेस्ट्रॉल की, फैटी एसिड्स की या डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस होने, वहाँ पे भी NADPH2 की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ये रिएक्शन ज़्यादा होंगे, ये इंटरकन्वर्जेंस कम होंगी। मसल्स में एंजाइम्स नहीं होते HMP पाथवे के, HMP शंट के, इसलिए वहाँ पे नहीं होती। लेकिन मसल्स में एंजाइम्स क्यों नहीं होते, सो इसका आंसर्स मैं भी ढूंढूंगा और आप भी सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। So in our next lecture we will discuss about the functions of NADPH in detail along with glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency, G6PD deficiency से क्या होगा और इनके functions क्या होंगे। Regarding non-oxidative pathway, इसकी utilization क्या है, जो you will need to just remember two things. Number one, synthesis of DNA and RNA through ribose 5 phosphate,
then we can form glycolytic products to be used for glycolysis. अगर glycolytic products हम glycolysis में use करते हैं, or it is a pathway through which xylulose 5-phosphate can be incorporated into the main metabolism. जो हम डाइट में राइबोस 5-phosphate या xylulose 5-phosphate लेते हैं तो वो इस मेटाबॉलिज्म के थ्रू यूटिलाइज हो सकता है. That are the functions of non-oxidative reactions. ऑक्सीडेटिव में NADPH के यूजेस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर लेट्स सी कल होना है या फिर आफ्टर ईद, वी विल कंफर्म इट. लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इस HMP शंट को ख़त्म कर देंगे. सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे and best of luck for the remaining lectures. Thank you very much. Thank